हेलो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में पिछले लेक्चर में हमने सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था, उसका कंपोजिशन के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर का जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूक्लियस या केंद्रक। सेल के अंदर जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जाना जाता है। अब केंद्रक को पढ़ने से पहले, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब सेल की डिस्कवरी की बात की थी, उस समय पर हमने एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किया था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने जो प्याज है, जो ऑनियन बल्ब है, उसकी स्ट्रक्चर को या सेल को उसके अंदर देखा था। तो सेल के अंदर क्या है, जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की हमें स्टडी करनी हो तो हर ऑर्गेनेल का अपना अपना एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन होता है। यानी सेल के अंदर जो भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं उनका सबका अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है। केमिकली रूप से, रासायनिक रूप से वो अलग अलग पदार्थों से बने हुए हैं। इसलिए इन पार्ट्स को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के हम रिएजेंट का, जैसे हमने उस टाइम जब सेल की स्टडी की थी ऑनियन के अंदर, तो वहां पर आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किया था। तो सेल के कंपोनेंट्स की स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्टेन्स का यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप के स्टेन्स या अभिरंजक का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सेल की जब हमें स्टडी करनी होती है। मेनली जो स्टेन्स यूज किए जाते हैं, फर्स्ट स्टेन होता है आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन के सॉल्यूशन का हम यूज में लेते हैं जिससे सेल के किसी पर्टिकुलर पार्ट को कलर प्रोवाइड हो और उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकें। सेकंड जो काम में आता है वो होता है मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू ये भी एक प्रकार का स्टेन है जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को रंगता है जिससे कि उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सके। थर्ड जो इसके अंदर काम में आता है, एक सैफरेनिन सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं। सैफरेनिन सॉल्यूशन का यूज भी किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन है, इन स्ट्रेन का यूज करके सेल के कंपोनेंट्स को देखा जाता है। सेल के कंपोनेंट्स को हम आसानी से इन स्ट्रेन का यूज करके देख सकते हैं। इन स्ट्रेन का यूज करेंगे तो सेल के कंपोनेंट में जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग वो कलर प्रोवाइड करता है, वो कलर दिखाई देता है और फिर हम सेल को, उस सेल के कंपोनेंट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर आसानी से देख सकते हैं। तो याद हमें रखना है, डिफरेंट टाइप के जो पार्ट्स हैं उनका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के स्टेन से उनके अंदर कलर प्रोवाइड होता है और उनको हम देख पाते हैं। मेनली जो यूज में लिए जाते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, स्टेन का, मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं और सैफरेनिन का यूज करते हैं। अब न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। न्यूक्लियस को जब हमें माइक्रोस्कोप में देखना हो तो हम क्या करते हैं, एक जो आइस के लिए, आइस को खाने के लिए जो स्पून आती है वो आइस स्पून लेते हैं और हमारा जो चिक वाला पार्ट है उसके अंदर उसको थोड़ा सा गड़ाकर और हमारे चिक वाले पार्ट के अंदर का मटेरियल ले लेते हैं। इस मटेरियल को हम वॉच ग्लास के अंदर रखते हैं और जो चिक वाले पार्ट का जो मटेरियल हमने लिया है, जैसे चिक वाले पार्ट का मटेरियल हमने लिया, गाल का जो अंदर का हिस्सा है उस मटेरियल को लिया, उस मटेरियल को किसके अंदर रख देंगे, वॉच ग्लास के अंदर। इसके बाद उस मटेरियल को स्लाइड पर रखते हैं और स्लाइड पर रखकर उसमें मिथाइलिन ब्लू, स्टैंड डाल देते हैं और फिर इस स्लाइड को किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप में। यानी एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है। एक आइस स्पून लेते हैं, उस आइस स्पून को लेकर जो चिक का अंदर वाला हिस्सा है वहां से एक मटेरियल हम गेन करते हैं, उसको खुरच कर, चिक के अंदर वाले हिस्से को खुरच कर हम मटेरियल प्राप्त करेंगे, वॉच ग्लास के अंदर रखेंगे। इस मटेरियल को फिर स्लाइड पर रखते हैं। स्लाइड पर मिथाइलिन ब्लू जो एक प्रकार का स्टेन या अभिरंजक है उसकी कुछ बूंदें डाल देते हैं, फिर उस पर कवर स्लिप लगा देते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में इस स्ट्रक्चर को देखेंगे
तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर या संरचना इसमें दिखाई देती है। तो ये सेल्स का एक ग्रुप हमें दिखाई देगा, और इन सेल्स के ग्रुप में अंदर जो सेंट्रल पार्ट में ये भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को न्यूक्लियस कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम न्यूक्लियस को देख पाते हैं। न्यूक्लियस को देखने के लिए हमने किस स्ट्रेन का यूज किया? मिथाइलिन ब्लू का यूज किया है। मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन का इसके अंदर यूज करते हैं, और फिर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेल के अंदर एक सेंटर पार्ट दिखाई देता है। जो सेल के अंदर सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है, वो सेंटर पार्ट क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। सेल का जो बीच में जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पार्ट, ये न्यूक्लियस कहलाता है। तो न्यूक्लियस एक इस प्रकार का ऑर्गेनेल है, एक इस प्रकार का कोशिकांग होता है, जो जंतु कोशिका में तो बीच में पाया जाता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल वैक्यूल मिलती है। तो प्लांट सेल में यदि हम देखेंगे तो प्लांट सेल में एक सेंट्रल वैक्यूल मिलेगी, और न्यूक्लियस उसके कहाँ पाया जाता है? साइड में मिलेगा। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में दिखाई देता है, जबकि जो प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है पेरीफेरल या परिधीय दिखाई देगा। प्लांट सेल में परिधि के पास या पेरीफेरल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेंट्रल वैक्यूल पाई जाती है, और उस सेंट्रल वैक्यूल के कारण न्यूक्लियस जो है थोड़ा परिधीय भाग की ओर आ जाता है। तो ये तो हमने ये पढ़ा है कि न्यूक्लियस को हम किस प्रकार देख पाते हैं। अब जो न्यूक्लियस है या केंद्रक जो है, सबसे पहले तो हमें याद रखना है, न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया है सेल का, ये सेल की मेम्ब्रेन है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। तो न्यूक्लियस का पहला कैरेक्टर क्या है? न्यूक्लियस जो है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इस पर पाई जाती है। दो मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, अंदर जो है उसे बोला जाता है इनर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। बाहरी केंद्रकीय झिल्ली है, और अंदर वाली इनर वाली जो है उसे आंतरिक केंद्रकीय झिल्ली के नाम से जाना जाता है। सेकंड, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें दिखाई दे रही है, इसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं। ये हमें पोर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पोर है, ये पोर है, ये पोर है। ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। हिंदी में इन्हें केंद्रक छिद्र कहा जाता है। तो जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। प्लस के सिंबल का मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियर पोर या केंद्रकीय छिद्र इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी पूरी तरह से पैक नहीं होगी ये मेम्ब्रेन, इसमें जगह जगह पर कुछ पोर या स्टोमेटा या छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम न्यूक्लियर पोर या केंद्रकीय छिद्र कहते हैं। अब क्यों पाए जा रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर? क्योंकि इन न्यूक्लियर पोर की सहायता से ही सेल का जो ये पाया जा रहा है लिक्विड पार्ट, इस लिक्विड पार्ट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो इन न्यूक्लियर पोर की सहायता से ही साइटोप्लाज्म से जो पदार्थ हैं वो किसके अंदर जा सकते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से मटेरियल का जो एक्सचेंज है या आदान प्रदान जो है वो इन न्यूक्लियर पोर की सहायता से करता है। तो ये जो न्यूक्लियर पोर पाए जा रहे हैं किसके अंदर सहायता करते हैं? मूवमेंट ऑफ मटेरियल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से
न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किसी पदार्थ को जाना है, साइटोप्लाज्म से किसी पदार्थ को न्यूक्लियस के अंदर आना है, तो उनके मूवमेंट के अंदर ये न्यूक्लियोपोर हेल्प करते हैं। न्यूक्लियोपोर का कार्य यही होता है, साइटोप्लाज्म से मटेरियल को अंदर आने में सहायता करेंगे, न्यूक्लियस से कोई मटेरियल बाहर जाना है तो उसके अंदर भी इनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड की जाती है, सहायता प्रदान की जाती है। इसके बाद जो न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस में बाहर हम इसको करके देखें, इस तरह का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस जो है इसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम या हिंदी में इन्हें बोलते हैं गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? रोड शेप्ड स्ट्रक्चर है, यानी न्यूक्लियस जो पार्ट है, इस न्यूक्लियस पार्ट में, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? क्रोमोसोम प्रेजेंट है। क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी जो रॉड होती है उस तरह की एक संरचना होते हैं, संरचना पाई जाती है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? क्रोमोसोम के नाम से उन्हें जाना जाता है। क्रोमोसोम क्या करते हैं? जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इन क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में होती है। क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन पाई जाती है, आनुवांशिक सूचनाएं मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के रूप में इन गुणसूत्रों के अंदर आनुवांशिक सूचनाएं मिलेंगी। आनुवांशिक सूचनाएं या जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? माता पिता से जो लक्षण बच्चे के अंदर आते हैं उन्हें हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। तो उन आनुवांशिक लक्षणों की सूचना इन गुणसूत्रों में, क्रोमोसोम में डीएनए के फॉर्म में पाई जाती है। अब क्रोमोसोम बने हुए किन किन चीजों से है? जो क्रोमोसोम है उसका फॉर्मेशन होता है एक तो डीएनए और एक प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्रोमोसोम का सीधा हमें याद रखना है, जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल जाता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों आपस में मिलकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। और डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपस्थित होती है। इस डीएनए के कारण ही माता पिता से जो लक्षण है वो संतानों के अंदर जाते हैं। अब नॉर्मली क्रोमोसोम हमें केवल उस सेल के अंदर दिखाई देंगे जो सेल डिवाइड होने वाली है, यानी जो सेल विभाजित होने वाली है उस सेल में क्रोमोसोम दिखाई देंगे। जो शुरू में स्टार्टिंग में कोई सेल है जो अभी अभी नई बनी है, उनमें क्रोमोसोम के स्थान पर क्रोमेटिन पाए जाते हैं, क्रोमेटिन पाए जाते हैं। यानी जो न्यूली सेल है, न्यू सेल्स के अंदर क्या पाए जाएंगे? क्रोमेटिन। और जो डिवाइड होने वाली सेल है जिसका विभाजन होना है, उस सेल में डिवाइडिंग सेल, जो सेल डिवाइड होने वाली है उस सेल के अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं? क्रोमोसोम दिखाई देंगे। क्रोमेटिन, जब ये न्यू सेल थोड़ी मैच्योर होती है, मैच्योर होने के बाद इन क्रोमेटिन में कंडेंसेशन होता है, उसी से क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं, जबकि क्रोमेटिन को अर्ध गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्रोमेटिन एक प्रकार से क्रोमोसोम का पार्ट है। डेवलप जो सेल है, जो विभाजित होकर दूसरी सेल बनाने वाली है, उसके अंदर तो हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा, और नई सेल जो बनी है उसके अंदर क्या दिखाई देता है? क्रोमेटिन हमें दिखाई देता है। ये दोनों के अंदर हमें डिफरेंस को याद रखना है कि दोनों में क्या डिफरेंस पाया जा रहा है। इसके बाद जो
न्यूक्लियस है यह सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करता है। जो सेल में सेल को कंट्रोल करने का जो काम है वो न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेल। सेल के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम न्यूक्लियस करेगा। सेल का जो कंट्रोलिंग सेंटर है, सेल को नियंत्रित करने वाला जो सेंटर है, वह सेंटर कौन सा होता है? न्यूक्लियस। सेल को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने का काम इस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर के द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सेल को कंट्रोल करने का काम करती है। अब जब सेल रिप्रोड्यूस होगी, रिप्रोड्यूस का मतलब है एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, यानी एक सिंगल सेल से दो सेल बनती है, उसको बोलते हैं सेल का रिप्रोडक्शन होना। तो उस समय भी न्यूक्लियस रोल प्ले करेगा। एक सेल को दो सेल के अंदर डिवाइड करने के अंदर ये हेल्प करता है। एक तो कंट्रोल करता है, दूसरा इसका फंक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बनने की क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, सेल का जनन कहलाती है। तो उस क्रिया के अंदर भी न्यूक्लियस के द्वारा इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड किया जाता है। यानी एक सेल का जब रिप्रोडक्शन होना है, एक सेल से दो सेल जब बननी है, तो उस क्रिया को भी कंट्रोल करने का कार्य न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। तो मेन न्यूक्लियस की हमने स्ट्रक्चर और उसके क्या काम के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन से काम उसके द्वारा किए जाते हैं। अब इसी को एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले तो मैंने बताया था न्यूक्लियस को देखते कैसे हैं कि सेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए अलग अलग स्ट्रेन यूज करते हैं। जनरली जो स्ट्रेन यूज करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और सैफरनिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब न्यूक्लियस को देखने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चिक का जो मटेरियल है उसको आइस स्पून की सहायता से निकालते हैं, वॉच ग्लास के अंदर रखते हैं, स्लाइड पर डालते हैं, स्लाइड पर उसको रखेंगे, उस पर मिथाइलिन ब्लू स्ट्रेन डालते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगी। और इनमें सेंटर पार्ट में जो पाया जा रहा है वो न्यूक्लियस है, ये जो है एक स्ट्रक्चर, ये सेल है। इसके बाद डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इस पर पाई जाती है, न्यूक्लियस पर दिखाई दे रही है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके अंदर कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियर पोर का काम क्या है, फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच डिफरेंट मटेरियल का जो एक्सचेंज होगा, उस एक्सचेंज में ये न्यूक्लियर पोर सहायक होते हैं। इन न्यूक्लियोपोर की हेल्प से ही साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस में आते हैं और न्यूक्लियस से जो मटेरियल हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस जो पार्ट है उसके अंदर क्रोमोसोम मिलेगा। क्रोमोसोम क्या होता है? एक ऐसी स्ट्रक्चर है, रोड शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के फॉर्म में होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे माता पिता के लक्षण बच्चे के अंदर आते हैं, उस इंफॉर्मेशन को हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्रोमोसोम किस किस से बने हुए हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। नई सेल जो है उसके अंदर क्रोमोसोम क्रोमेटिन के रूप में मिलते हैं, और जो डिवाइडिंग सेल है जो पूर्ण विकसित हो चुकी है और डिवाइड होने वाली है उसके अंदर क्रोमोसोम हमें दिखाई देंगे। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल के अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का कार्य न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। सेकंड, जो रिप्रोडक्शन ऑफ सेल है, एक सेल से दो सेल बनने की जो क्रिया है उसको भी न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये दो मेन फंक्शन है जो फंक्शन न्यूक्लियस के द्वारा संपन्न किए जाएंगे। इसके बाद दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है जो हम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। एक सेल प्रोकैरियोटिक होगी
दूसरी सेल को क्या बोला जाता है, यूकैरियोटिक। अब वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी न्यूक्लियस के बेस पर, यानी 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड टाइप की होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, ये इस तरह की होगी न्यूक्लियस के बेस पर। अभी हम देख रहे हैं केवल यूकैरियोटिक सेल, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था अब इन दोनों में हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहां पर जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस सेल के अंदर एब्सेंट है और इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, और यही इनकी डेफिनेशन है। ऐसी सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप्ड प्रकार का होता है, अविकसित प्रकार का होता है, या जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उन सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, विकसित प्रकार का न्यूक्लियस पाया जा रहा है, डेवलप प्रकार का न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उन सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो मीन्स होता है पुराना, इसको यदि हम डिवाइड करें, प्रो प्लस कैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है ग्रीक वर्ड है ये, प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मीन होता है न्यूक्लियस, और हिंदी में बोले प्राचीन केंद्रक। यूकैरियोटिक 2 वर्ड से बना है, ईयू प्लस कैरियोटिक। ईयू का मतलब होता है डेवलप, कैरियोटिक का मीन्स न्यूक्लियस, डेवलप यानी विकसित, केंद्र। तो ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस डेवलप होता है, डेवलप न्यूक्लियस कौन सा होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। तो ऐसी सेल जिनमें विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल जिनमें पुराना प्राचीन न्यूक्लियस पाया जाता है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एक सिंपल सा एग्जांपल है बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक सेल का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, डिफरेंट टाइप के इसके एग्जांपल हैं। तो दोनों के अंदर मेन डिफरेंस न्यूक्लियस के आधार पर ही इन्हें नाम दिया गया है। जिनमें डेवलप टाइप का न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है, उन्हें यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। जिनमें डेवलप टाइप का न्यूक्लियस नहीं मिलता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मिलेगा, उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर तो हमने न्यूक्लियस नाम दिया था, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया न्यूक्लियस, जबकि ये जो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में पाई जा रही है, इसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। क्योंकि पूरा डेवलप न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर एब्सेंट है, इसलिए इनका जो केंद्रक होगा या न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक सेल का, उसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो अंदर सेंटर पार्ट पाया जा रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियस के नाम से उसे जाना जाता है। तो सिंपल सा दोनों के अंदर हमें डिफरेंस याद रखना है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दूसरा डिफरेंस क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक
ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होते हैं। यानी कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग पाए जा रहे हैं इनको हम बोल सकते हैं कोशिकांग। ये भी क्या होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होंगे। जैसे इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, गोल्जी काय नहीं मिलेगा, प्लास्टिड इसके अंदर नहीं पाया जाएगा। ऐसे सभी सेल ऑर्गेनल्स जो यूकेरियोटिक सेल में पाए जा रहे हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। जितने भी टाइप के ऑर्गेनेल्स हैं कोशिका के अंदर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड डिफरेंस इनका ये है। एग्जाम्पल इनके इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, गोल्जी काय मिलेगा, ईआर मिलेगा, लाइसोसोम मिलेगा, राइबोसोम दोनों में मिलता है। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकेरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। ये सारी जो डेवलप जो इसके अंदर पाए जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स या कोशिकांग यूकेरियोटिक सेल में, बे डेवलप्ड कोशिकांग प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो दोनों सेल के अंदर ये बेसिक डिफरेंस इनके अंदर पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को किस नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड। इसका सिंपल सा एग्जांपल कौन सा है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। यहाँ पर एक और डिफरेंस होता है, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, जबकि यहाँ पर यूकेरियोटिक सेल में क्या रहेगा, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। तो दोनों के अंदर ये बेसिक डिफरेंस है। अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले बैक्टीरिया। जैसे प्लांट सेल है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकती है। तो प्लांट सेल के अंदर तो क्या पाया जा रहा है, प्लांट सेल में एक ऑर्गन मिलता है प्लास्टिड, हिंदी में बोलते हैं लवक, हरित लवक, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। लेकिन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर ये प्लास्टिड स्ट्रक्चर नहीं मिलती है। उसके स्थान पर जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हैं उनके अंदर मेम्ब्रेनस वेसिकल्स पाई जाती है। कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है और इन वेसिकल्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जबकि प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कौन कंप्लीट करता है, प्लास्टिड या लवक के द्वारा उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है ये। बैक्टीरिया ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल में आ रहे हैं इसलिए इनमें लवक प्लास्टिड नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए इनमें वेसिकल्स मिलेगी और उन वेसिकल्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये न्यूक्लियस के बारे में है, इसको एक बार फिर से समझते हैं हम। दोनों के अंदर अंतर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस दो टाइप की सेल्स को बांटा गया है। न्यूक्लियस के आधार पर सेल को दो प्रकार में बांटा है, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक न्यूक्लियस प्राचीन केंद्रक। प्राचीन केंद्रक का मतलब है ऐसा केंद्रक जिस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, और इस तरह के केंद्रक को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। यूकेरियोटिक सेल जिनमें डेवलप न्यूक्लियस मिलेगा और उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, इसका प्लांट सेल, एनिमल सेल है। इसकी और विशेषता है, प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये एब्सेंट होंगे। जबकि यूकेरियोटिक में सभी जो ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से जैसे बना हुआ है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा। जबकि यूकेरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। प्लांट सेल में जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है उनमें प्लास्टिड या लवक पाए जाते हैं। जबकि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनमें कुछ मेम्ब्रेनस वेसिकल्स पाई जाती है, झिल्ली युक्त पुटिकाएं पाई जाती हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं, जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो ये हमने आज
तीसरा भाग पढ़ा है सेल के अंदर जो पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सेल के अंदर जो पाया जाने वाला लिक्विड मटेरियल है, जिसे साइटोप्लाज्म या हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य, तो उसकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और इसी तरह के अन्य लेक्चर्स को देखने के लिए आप YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा हो, उससे रिलेटेड कमेंट आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन यदि पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू।